चौधरी है। आप मेरे टीवी प्रोग्राम्स देखते रहते हैं। अक्सर दौरान विद इफ्तिखार चौधरी मेरा वेब चैनल है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करें। कहाँ से देखते हैं हमारे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है। लेकिन जो आज के टॉपिक हैं उनके हवाले से मैं आपसे बात करता चलूं। सबसे पहले ये है कि जो बड़ी ईद है कुर्बान ईद जो है कुर्बानी की वो आ रही है और उसकी आमद है। लेकिन मैं जब सोचता हूँ जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं मकबूजा कश्मीर में, उनकी ईद कैसी होगी, उन्होंने माह रमज़ान कैसा गुजारा होगा और वो ईद जो है वो कैसी गुजारी होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1 साल होने को है 5 अगस्त को, जब वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया, वहाँ लॉकडाउन किया गया, हर घर के सामने एक फौजी खड़ा कर दिया गया है और मसाजिद जो हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तो वो कैसे वहाँ पर हालात जो हैं वो महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि 3 महीने की हमें यहाँ पर लॉकडाउन किया गया है यूके में, और यकीन माने कि बड़ा महसूस हुआ कि लॉकडाउन और कर्फ्यू क्या चीज़ होती होगी। हालांकि यहाँ पर हमें हर चीज़ मुयसर थी, खुराक जो है वो भी हमें मिलती रही, अद्वियात जो हैं वो भी घर पर पहुँचती रही। तो उन बेचारों का क्या हाल होगा। लेकिन मोदी सरकार जो है वो वहाँ पर कत्ले-आम जो है वो जारी रखे हुए है और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको अक़लियत में तब्दील करने की वो कोशिश करें, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें भी बड़ी हलचल मची हुई है। नैब के हवाले से तमाम अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो रही है और वो कह रही है, ख़ास तौर पर जो बिलावल ज़रदारी साहब हैं वो कह रहे हैं जनाब कि नैब चेयरमैन जो है उसको घर भेज दिया जाए और नैब का अदारा जो है उसको बंद कर दिया जाए। इन पे हम बात करेंगे। इस पे दूसरा लोकल हमारे कुछ साथी जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो रेसिज्म है वो यूके में भी बहुत बढ़ रहा है। उस हवाले से हम बात करेंगे कि राजरम में क्या हो रहा है, शेफील्ड में क्या हो रहा है। यहाँ पर भी लोकल जो शूटिंग वगैरह जो है वो हो रही हैं या शेफील्ड में भी, तो क्या ये कोरोना जो है उसका असर है या कुछ और है। बहरहाल मैं चलता हूँ सीधा इफ्तिखार भाई की तरफ से, उनकी तरफ से तमाम लोगों को भी सलाम कहता हूँ, लेकिन उनकी तरफ चलता हूँ, उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। जी इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का काई साहब। मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है। जी इफ्तिखार भाई, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा, एक तो कश्मीर के बारे में और दूसरा नैब के बारे में, आप क्या कहते हैं कि ये जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, ये नैब के बारे में जो है वो जो सोच रही है कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और करवा सकते हैं, क्योंकि जो कमेटी है बनाई हुई हुकूमत ने नैब में कानून तब्दील करवाने के लिए, उसमें तकरीबन सब के सब जो हैं, बल्कि सब के सब जो हैं वो या तो उन पे मुकदमे चल रहे हैं या उन पे मुकदमे आने की जो है वो नवीद जो है वो सुनाई जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, चंद नाम तो मैं ले देता हूं जो ये नैबिये कहलाते हैं ना ये सारे। उनमें आप देखें राना सनाउल्लाह साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राजा परवेज अशरफ है और राना सनाउल्लाह, परवेज खटक है, शाहिद खकान अब्बासी। अब मुझे ये बताएं कि ये लोग जो हैं नैब में तरमीम के लिए वो बैठे हैं और ये 22 रुकनी कमेटी एक बनाई है। ये उनके बारे में जब पूछा गया कि जनाबे वाला ये इन लोगों को ऑलरेडी जो रेफरेंस भुगत रहे हैं या सजाएं काट रहे हैं या बेल पर है, या तो आप इन लोगों को क्यों नैब में ले गए? तो उनका जो जवाब था, जो मुझे उन्होंने बताया, वो ये था जवाब के ये क्योंकि उस नैब की मशक्कत काट कर आए हैं, तो ये नैब का जो ऑर्डिनेंस में जो तरामीम है उसमें कानून बनाने में ये मुआवन साबित होंगे क्योंकि उन तकलीफा से गुजर कर आए। तो अब दूसरी तरफ से जो हमारे जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, पीटीआई के भी कुछ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि नैब के जो चेयरमैन है उसकी एक्सटेंशन की भी बात की जाए, डिप्टी चेयरमैन की भी बात की, प्रोसिक्यूटर जनरल की भी एक्सटेंशन की बात की जाए, ताकि उस तरफ उनको एक ब्राइब का एक कॉन्सेप्ट भी है वो दिया जाए। और बल्कि बिलावल तो ये कह रहा है कि इसको नैब को वैसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि आसिफ जरदारी साहब पर और फरियाल तालपुर पर केसेस जो हैं वो तकरीबन मैच्योर हो चुके हैं।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी चोर डाकू जिनके ऊपर इल्जामात हैं या वो भुगत रहे हैं या इस प्रोसेस में गुजरे हैं या वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो अगले के वो होंगे, तो वो सब के सब रुकनी 24 रुकनी या 22 रुकनी कमेटी जो है उसके अंदर वो बैठे हुए तरामीम सोच रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मतमा नजर है या सुप्रीम कोर्ट के जो हमें नजर आ रहे हैं, वहां से इशारे जो नजर आ रहे हैं, उसने ऑलरेडी 120 जो है एहतसाब अदालतें जो हैं वो कायम करने का ऑर्डर कर दिया है। और बल्कि जावेद इकबाल साहब जो नैब के चेयरमैन है, उनको ये कहा गया कि आप विद इन 10 डेज या कुछ और वक्त शायद उनको मिल जाए कि वो इसमें अपनी सिफारिशात पेश करें, क्योंकि अभी नैब के चेयरमैन ने ये कहा कि 30 दिन के अंदर वो जो नैब की जो कार्रवाई है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, इसके लिए 10, 20, 50 जो है वो गवाह इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये पिन पॉइंट किया है कि आपके जो तफ्तीश है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो इतनी वीक होती है कि लोग जो है 2-2 साल 7 साल वो भुगते रहते हैं मुकदमा, तो एंड पे उनकी बेल हो जाती है। अब जितने भी इन्होंने केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, आज चीमा का था, फवाद हसन फवाद का था, खाकान अब्बासी का था, दूसरे मतलब जितने भी आप केसेस देख लें सब में बेल हुई। सिर्फ वो खुर्शीद शाह बचा हुआ है, वो 8-9 माह से, उनकी भी मुझे लगता है वो किसी दिन बेल हो जाएगी। तो अब जब बेल हो जाती है तो वो कहा फिर जाता है कि आप इंक्वायरी की स्टेज पर आपने इनको अरेस्ट किया, किसी को इन्वेस्टिगेशन की बेस पर अरेस्ट किया, किसी को फिर जो प्रोसिक्यूशन जब होनी है उस वक्त अरेस्ट किया गया। जो नैब के चेयरमैन के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, इस पर उनको बड़ा इतराज है। फिर गिरफ्तारी की स्टेजेस पर उनको जो प्रॉब्लम है। तो अब तमाम जितने भी चोर डाकू या जिन्होंने भी इस किस्म के पाकिस्तान के ममालिक में से दूसरे ममालिक पैसा भेजा है, अब देखें आगे आने वाला फैटिफ का, तो फैटिफ के ऊपर इन्होंने बल्कि बात हुई थी शिबली साहब से, ना शिबली फराज साहब जो बेटे हैं अहमद फराज साहब के, उनका कहना क्या है कि मैं क्योंकि उस कमेटी के जी इफ्तिखार भाई, क्या ये जो पीटीआई की हुकूमत है ये इतनी कमजोर है? ये 2 साल में ये कानून भी नहीं बदल सकी और प्रोसिक्यूशन जो है वो भी नहीं हो पा रही, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये पीटीआई की इतनी कमजोर हुकूमत है? और क्या इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि मैं तहलील कर दूं पार्लियामेंट और दोबारा इलेक्शन हो या कोई और टेक ओवर कर ले? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? ये एक और बात है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट में ये बात देखी सुनी भी जा रही है कि अगर इमरान खान जो है नाकाम होता है या ये जो अपोजिशन है इस स्टेज तक ले जाती है, क्योंकि इमरान खान की बिल्कुल थिन मेजॉरिटी के साथ वो हुकूमत है, और फिर ये सारे चोर, इवन पीटीआई के चोर भी इकट्ठे हो जाएंगे उनके साथ। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि नैब को चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ या डिप्टी चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, ये पीटीआई के कॉर्नर से ये बात जो है वो आ रही है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने उसके जो आंखें हैं वो जरा और किस्म की हैं। जहां तक इमरान खान की गवर्नमेंट की बात है, वो जाहिर है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ये बात आ रही है कि अगर ये तहलील होती है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम की तरफ भी ये बात अब दोबारा सोची जा रही है। पहले की जाती थी, लेकिन वो आपको पता है कि शोर मचा था कि 18वीं तरमीम, अभी हम बुलावल जो जरदारी था उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि ये वही मशरकी पाकिस्तान का तस्वर देना चाह रहे हैं, अलहदगी का तस्वर देना चाह रहे हैं। तो लेकिन अब ये एक बात जरूर है, अभी ये किस मैच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुंची, लेकिन ये जरूर जो एस्टेब्लिशमेंट के कॉरिडोर्स हैं इसमें ये बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है और सोची भी जा रही है। जहां तक नैब की तरामीम की बात है तो इमरान खान का ये वो तस्वर है कि ये तमाम अपोजिशन पार्टीज को लेकर साथ चलें, क्योंकि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट में ये लाजम बात उनको फील हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब में तरामीम होंगी जिसमें अपोजिशन या चोरों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट में रिट हो जाएगी, उसके खिलाफ पटिशन दायर हो जाएगी। तो जाहिर है कि फिर जब पटिशन दायर होगी तो वो दोबारा वो जो नैब में तरामीम की जा रही हैं वो अगर रिवर्स हो गई हैं तो फिर सारा जो सिलसिला काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शंस दे दी जो अभी दे रही है, जिस तरह उसके तेवर नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो यही है कि वो 120 अदालतें जो कायम कर रही है वो इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं कर रही, उसके लिए वो सेशन जज वो कहते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो आप रिटायर्ड सेशन जजेस ले आए, और ताकि वो इनको फौरी तौर पर इनको इस कानून को नाफिजुल अमल किया जाए। और उसके लिए गवर्नमेंट ने 2.5 अरब रुपया या 2.5 अरब से कुछ ज्यादा जो है वो उसके लिए वो दरकार होगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये 2.5 अरब इज जस्ट अ पीनट,
तो 2.5 अरब रुपए जो है वो ऐसी बात नहीं है। तो ये जो 120 अदालतें कायम करने का सिलसिला किया जा रहा है का, तो ऑब्वियसली ये जो एहतसाब अदालतें हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश की जा रही है, और कम से कम जो टाइम में उनके मुकदमात के फैसले ये चाहते हैं। अब मेरे पास जो डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली 1226 रेफरेंसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जो फौरी तौर पर जो केसेस सॉल्व होने वाले हैं वो 975 हैं, 975 हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने नैब के चेयरमैन ने जो तफसीलात पेश की हैं। जी काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, ये भी सुनने में आया है कि एक तरफ तो अपोजिशन जो है वो नैब को घर भेजने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ नैब जो है उसने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा है कि उनको कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर दयानतदार चाहिए जो इन्वेस्टिगेट जो है वो सही तरह केसेस कर सकें। तो एक तरफ तो घर जाने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो मदद भी मांग रहे हैं। असल में जो कैसा जो प्रॉब्लम है नैब के साथ, नैब के पास देखें जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं दोनों, मतलब प्रोसिक्यूशन के जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं दोनों इतने तजर्बाकार नहीं है। और ये जो आपने बात की ना कि उन्होंने पीएसपी जो ऑफिसर्स मांगे हैं चेयरमैन नैब ने, तो मैं आपको इतला दे दूं कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ये चेयरमैन नैब को लिखा है आज के जनाब हम कोई भी पीएसपी ऑफिसर नैब में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है कि वो पॉलिटिको क्रिमिनल रिलेशनशिप में मेजॉरिटी जो है ऑफिसर जो पीएसपी ऑफिसर जो हैं वो शामिल होते हैं, जो नहीं कभी भी चाहेंगे कि वो किसी ऐसे सियासतदान को सजा दे दें कल को वो उनकी आईजी जो बनना है या डीआईजी बनना है, क्योंकि ग्रेड 19 और 20 के अफसर मांगे हैं ज्यादातर। 19 का एसएसपी होता है और 20वें का डीआईजी होता है। तो ये अफसरान जो है अपने फ्यूचर का सिक्योर नहीं समझते अगर नैब में वो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनमें सलाहियत जरूर है लेकिन वो सलाहियत के जो नैब के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनमें वो सलाहियत मौजूद नहीं है। या तो नैब के अफसरान में आईएसआई के अफसरान को ले आए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन की तरबियत होती है, उनको इंटेरोगेशन की भी तरबियत होती है, उनके साथ इनको व्हाइट कॉलर क्राइम की भी तरबियत दे दें। और इनके बड़े अच्छे स्कूल्स हैं, FIA के भी स्कूल्स हैं, आप उधर पुलिस के भी सियाला में ट्रेनिंग सेंटर्स बने हैं, तो उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स डिवाइस करके इन लोगों को ट्रेन किया जाए। नैब के अफसरान जो उधर पोस्ट करने ISI के अफसरान उनमें से डेपुटेशन पे ले लें, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा सूटेबल रहेंगे, तो उन पर वो पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं होगा जो इनको जो पुलिस अफसरान पर होंगे, क्योंकि पुलिस अफसरान ने वापस फील्ड में जाना है, और जबकि ISI के अफसरान ने जो वो उनका फील्ड के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। आप देख लें जितनी भी JITs बनी हैं उसमें इन जो सजाएं दी जा रही होती या सजाएं रिकमेंड की जा रही होती हैं वो ज्यादातर MI और ISI के अफसरान जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली लिख देते हैं कि ये बंदा जो है इन जराइम में मुलव्वस है, और इनको तकलीफ होती है इस बात से कि यार MI और ISI के अफसरान JITs में क्यों बैठे होते हैं। तो लिहाजा ये जो PSP अफसरान हैं ये मेरा नहीं ख्याल ये आएंगे, और जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने कहा है कि वो आने से इनकार कर रहे हैं, अब जबरदस्ती आप उनको अपॉइंट करते हैं तो फिर वो उनका वही सिलसिला होगा कि वो दानिस्ता इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस मयार की वो नहीं करेंगे जिस मयार की नेशन जो है एक्सपेक्ट कर रही है। जी काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, एक सवाल और है, वो ये कि बुज़दार साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर सो कॉल्ड वसीम अकरम अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब, उनके बारे में बहुत सी खबरें आ रही हैं कि वो भी करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं भाई जो हैं वो भी करप्शन में मुलव्वस हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो ये नारा लेकर आए थे कि करप्शन जो है उसको मैं खत्म करूंगा, और अगर लीडर ऊपर ठीक होता है, जो कि इमरान खान के बारे में ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो करप्ट नहीं है, तो फिर ये नीचे क्या हो रहा है? देखें, उस्मान बुज़दार पर एक इल्जाम आ रहा है कि 18,000 कनाल जमीन जो है उस पर उनके रिश्तेदार, ये कोहे सुलेमान को है जो बॉर्डरिंग एरिया पंजाब का, वहां पे इनके रिश्तेदार जो है उन पर कब्जे कर रहे हैं। बल एक SSP के बारे में भी कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार का नाम लेकर वो करप्शन करता है, पैसे देता है, पैसे खाता है। फर्ज कर लें कि उस्मान बुज़दार उसमें खुद शामिल नहीं है, उसका भत्ता शामिल नहीं है, लेकिन ही इज द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर अगर मेरा अंडर कोई बंदा काम कर रहा है और मैं जो है मुझे अगर पता नहीं है करप्शन का और लोग बता भी रहे हों, तो वो जो जुर्म होगा वो मुझ पर होगा। लिहाजा जो उस्मान बुज़दार को ये चीज चाहिए, जब मुझे पता है, आपको पता है, लंदन तक बात गई हुई है, तो क्या उस्मान बुज़दार को समझ नहीं लगती कि उसके खिलाफ क्या क्या बातें हो रही हैं? मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर बात कर रहा है। तो अगर उसका वो रिश्तेदार नहीं है
रिश्तेदार हैं और वो उस्मान बुज़दार का उसमें भत्ता नहीं है शामिल, तो उस्मान बुज़दार को चाहिए कि वो कम से कम इस चीज की इंक्वायरी कराए और ओपन इंक्वायरी कराए। हम लोगों को वहां भिजवाए, उनको कहा यार में से कौन कौन जो 18 उनका मुतलका डिप्टी कमिश्नर को बुलाए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, कलेक्टर भी होता है, उसको बताए कि यार ये जो जमीन है इस पर किसने कब्जा किया हुआ है। वो 1 मिनट में वो पता चल जाएगा। वहां पर डीपीओ को भेजे, उनको छितरौल करता हुआ लेकर थाने में बंद करे और वो अवाम को, नेशन को बताए, लाइव वो उसको चलाए उस पर टीवी पर। तो ये अगर इस तरह की हरकत करेगा, ये इमरान खान की सबसे बड़ी फेलियर होगी, क्योंकि वो इमरान खान का पॉइंट ही है। सेकेंडली, ये जो आप बात देख रहे हैं कि आज आटा 70 रुपए का हो गया, टमाटर जो है वो उसको पर लग गए, अदरक मार्केट से गायब हो गया इसकी वजह से, ईद कुर्बान की वजह से। तो उनके डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? अब वो जो मजिस्ट्रेट्स निकला करते थे, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, वो क्या कर रही हैं? पहले तो ये डीसी का क्या काम अब रह गया? वो अगर ये भी नहीं कर सकता, आप आटा नहीं बहाल कर सकता, 70 रुपए किलो आटा हो गया, जो मार्केट जो कहा जा रहा है कि 40 रुपए जो है बिकना चाहिए। आप मुझे बताएं कि इसमें ये अगर विलफुली ब्यूरोक्रेसी इमरान खान की बात नहीं मान रही, इसमें भी फेलियर फिर उस्मान बुज़दार का है। तो यहाँ पे इट मींस कि कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो कम से कम इन ब्यूरोक्रेसी की नाक में नकेल डाले और जो उसका मेन काम है उसको उसके तरफ लेकर आए। ये जो कमोडिटीज या मेन जो रोटी जो डेली के खाने की चीजें होती हैं, ये अगर इसका रेट अवाम की दस्तरस से बाहर हो जाए तो ऑटोमेटिकली अवाम सड़कों पर निकलेगी और गाली किसको पड़ेगी? पीटीआई गवर्नमेंट को पड़ेगी। और अगर ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, आप देखिए कितना जवाद रफीक जब आया नया चीफ सेक्रेटरी, ये कितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए हैं। क्या ये विलफुली नहीं कर रहे हैं? ये क्या ऐसा काम है? इसका मतलब है कि ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है उस्मान बुज़दार, उसमें कोई मसला है, उसको कोई प्रॉब्लम है। तो आप क्या समझते हैं इफ्तिखार भाई कि ये जो अदारे हैं ये जानबूझकर जो हुकूमत है इस वक्त की उसको नाकाम बनाना चाह रहे हैं या इंडिविजुअली इमरान खान को नाकाम करना चाह रहे हैं? देखें, इसमें दो बातें हैं। अब एक आईजी साहब थे अब्बास खान पंजाब के, जो नवाज शरीफ के दौर में लगा हुआ था, उसने यह कहा था कि 20 से 25 हजार जो लोग हैं एम्प्लॉय किए गए हैं, जो शरीफ डायनेस्टी में हुए हैं। नवाज शरीफ जब वजीर आला था और फिर शहबाज शरीफ वजीर आला था। अगर वो 20-22 हजार जो बंदे जिसके बारे में निशानदी कह रहे, मैंने कई दफा इमरान खान को कहा है कि भाई आप कम से कम उसको आइडेंटिफाई तो करें। वो आईजी अभी जिंदा है, रिटायर हो गया है, तो अगर उसको बुलाकर पूछें कि भाई अब्बास खान मुझे बताओ वो 20 हजार की लिस्ट में से कोई 10 हजार बंदा बताओ, वो कुछ तो रिटायर हो गया होगा, कुछ तो अभी भी जिंदा बैठा हुआ है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी भर्तियां की उस वक्त का जो एएसआई था, आजकल वो एसएसपी होगा, मुझे आवाज नहीं आ रही है, डीएसपी होगा। तो जी ठीक है, इसके लिए फिर अब देखना यही पड़ेगा ना। जी मुझे तो एक और साथी है, एक और साथी है उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। उनकी आवाज जो है वो जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। इफ्तिखार भाई, इसका मतलब है कि अदारे जो है वो वाकई इमरान खान साहब को जो है वो नाकाम करना चाहते हैं और ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में और पीपल पार्टी के ज़माने में पलटती चली आ रही है। आपका क्या ख्याल है, ये इसमें हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है। आप देखें, ये पहले इत्तेफाक सिविल सर्विस हुआ करती थी ना, ये फवाद हसन, फवाद आज चीमा, ये उनके क्राइम्स में पार्टनर थे, ठीक है ना। अभी ये इमरान खान जो है, जाहिर है कि उन्होंने गाड़ियां वापस लेना शुरू हो गई हैं। वो जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एक ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, उसके बच्चे 5 लाख रुपए महीने पर पढ़ रहे हैं, उधर कनाडा में पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इमरान खान ने इस चीज का नोटिस लिया है, तो वो ब्यूरोक्रेसी अब उसको ठीक होते होते टाइम लगेगा। लेकिन उस पर अगर एडमिनिस्ट्रेटर इतना वीक आ जाए, उस्मान बुज़दार टाइप आ जाए, क्योंकि मेन ब्यूरोक्रेसी पंजाब की है। बाकी जो पंजाब की, जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है, वो देखें, जो जरदारी है वो इतना इस काबिल है, जो अपनी मर्जी के उसने काम करवाने होते हैं वो करवा लेता है वहां से, ठीक है। बाकी ये जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, आप देखें, उन्होंने कलीम इमाम को तब्दील कराना था, किस तरह उन्होंने उस पर प्रेशर रखा, अल्टीमेटली वो उसको तब्दील करना पड़ा और उसकी जगह वो गुलाम रसूल महद जो नया आईजी साहब हैं वो तशरीफ ले आए हैं। और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी साहब को जब तब्दील करना होता है वो कर देते हैं। इसी तरह अब जबकि इमरान खान को देख लें, वो कितने उसने तब्दील कर दिए चीफ सेक्रेटरी को, कितने आईजी तब्दील कर दिए, तो अभी तक उनसे नहीं हो रहा। कभी वो चौधरियों का फैक्टर आ जाता है, कभी अभी उस्मान बुज़दार का अपना फैक्टर आ जाता है, कभी लोकल कोई आ जाता है, कभी जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते, कभी पटवारी सपोर्ट नहीं कर रहे होते, नीचे से बेशुमार
किस्म के प्रॉब्लम है। अभी जो मेन इशू आ रहा है वो है आम कमोडिटीज। आटा जो अगर अब मिलना नहीं, आवाम को मिलना बंद हो गया या 70 रुपए से 80 रुपए चला गया। चीनी आज मैंने पता किया है 95 रुपए केजी आ रही है, जबकि 60 रुपए 70 रुपए हुकूमत कह रही है कि अपना इसको बिकना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का यानी अदालत कह रही है कि 70 रुपए बिकना चाहिए, आज 95 रुपए। मैं अभी पता करके आया हूँ, डीसी ने भी अभी वो जारी किए हैं, वो अब 95 रुपीज। अब मुझे बताएं ये 100 पे चली गई या इससे आगे चली गई, तो अवाम ने इमरान खान का जो ग्लैमर है फिर उसको अब फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। जब इंसान के पेट में रोटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो गरेबान से पकड़ेगा आके, चाहे वो जितना मर्जी वो पॉपुलर लीडर हो। तो लिहाजा इमरान खान को ये देखना चाहिए कि उसको फेल करने के लिए पूरे लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, और इसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें आपके ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और उसके अंदर जो है कुछ छुपे हुए लोग भी होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा इनको देखना अब इमरान खान की आंख चाहिए। हियर लाइज द स्टेट्समैनशिप। अगर स्टेटमैनशिप वो नहीं वो करेगा, या वो अभी भी वो 2 साल हो गए हैं, आज 2 साल उसको हो गए हैं, कल वो उसने मनाया भी 2 साल उसकी, तो वो 2 साल में अगर वो ब्यूरोक्रेसी पे या लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं कर सका तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का फेलियर कंसिडर होगा, ये पिछली हुकूमत पर वो नहीं डाल सकता। जी कैसा? जी इफ्तिखार भाई, थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे जो मकबूजा कश्मीर है उस पर, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो तो रुक नहीं रही और वहाँ कत्लेआम और गिरफ्तारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और वो ये कोशिश है उनकी मोदी सरकार की कि जो मुसलमान वहाँ पर बसते हैं उनको अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए। और वैसे भी अब ईद आने वाली है और 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा उसको लॉकडाउन हुए। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खासतौर पर जो चैंपियन है ह्यूमन राइट्स के, वो क्यों खामोश हैं? 1 साल होने को है, आवाज नहीं आ रही है। देखें जो हमारी हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जिसमें MI5 है, MI6 है, CIA है, मुसैद है, अब वाहिद जो इंटरेस्ट है इंडिया में इस रीजन के अंदर, अब इंडिया अकेला होता हुआ महसूस हो रहा है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो उनका पार्टनर था, जो हम समझते थे कि हसीना वाजिद जो है, जो क्या कहते हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये प्रो इंडिया जो है, क्योंकि इसका स्टांस खालदा ज़िया जो थी वो कंसिडर किया जाता प्रो पाकिस्तान था, और इसी तरह जो हसीना वाजिद को प्रो इंडिया कंसिडर किया जाता था अभी 6 महीने पहले तक। अब उसके बाद जब ये कश्मीर का डिबैकल हुआ, या कश्मीर पे आपने कहा कि 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, उस वक्त आपसे देख लें कि बेशुमार जो है वो औरतों को गैंग रेप किया गया, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उन पर तशद्दुद करके उनको टॉर्चर करके मारा गया, उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया, और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की गई हैं। अभी तक मेन स्ट्रीम लीडर जो है वो गिरफ्तार हैं या वो अपने घर के अंदर कैद हैं। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर आप बात करते हैं तो यूरोपियन जो कम्युनिटीज हैं या दूसरा वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पर USA जो है, वो उसकी कनायबन से ही ये जो है वो कब्जा हुआ है इस पे मकबूजा कश्मीर पे। तो और जो कर्फ्यू लगाया, आप देखें कि 1 साल होने को आया, हमारे जितने भी ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, ये सब के सब जो है वो जो प्रैक्टिकल इकदाम करने से इनकार करे। इवन यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल आया UNO का, तो उसने भी उनसे भी जब कहा गया कि जनाब एटलीस्ट आप इनको कर्फ्यू तो हटा दें, और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो वहां पे जाने के लिए ताकि तैयार हो, तो उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं है, और वहां पे हालात बहुत खराब हैं। लेकिन ये जो नई एक डेवलपमेंट हुई है इस पे हसीना वाजिद की, जिसमें इमरान खान के साथ अब 2-3 दिन पहले भी बात हुई, इससे पहले भी हुई है, वो जो ट्विस्ट आया है वहां से कि जब इंडियन अमेंडमेंट सिटीजन एक्ट आया है, जिसमें जो बंगालीज थे उनको बल्कि शहरी मानने से इनकार कर दिया, जो बिहारी थे या बंगाली थे, तो वो जो पॉइंट ऑफ कंसर्न, जो उनका जो बर्निंग पॉइंट है, वो वहां से शुरू हुआ है। और लिहाजा जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी थी बांग्लादेश के हुकाम के साथ, उसमें हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी थी, बैकडोर दूसरी डिप्लोमेसी भी थी, जिसकी वजह से अब ये स्टेज पे बात पहुंची है कि जो अपना इंडिया का जो सफीर है वहां का, वो हसीना वाजिद से टाइम मांग रहा है। तो हसीना वाजिद उसको 1 महीने या इससे ज्यादा टाइम हो गया, वो उससे मिलने से इनकार कर रही है। लेकिन देखना ये है कि हमारी जो कश्मीर में जो कम्युनिटी रहती है, जो मकबूजा कश्मीर में जो कम्युनिटी है, उसका वाली वारिस अब कौन है? अब या तो वो आप देखें ये इंडिजिनस मूवमेंट है, ये पाकिस्तान तो मॉरल सपोर्ट कर रहा है ना उनकी, वो करता रहेगा, क्योंकि अब 370 के खत्म होने के बाद अब जो स्टेटस है कश्मीर का, तो वो अब ओपन हो गया।
कश्मीरी को राइट ऑफ फ्रेंचाइज की भी अब बात नहीं करनी चाहिए असूलन, तो अब वो लिहाजा वो स्टेट में आज़ादी की वो बात कर सकते हैं। तो कश्मीर में हालात बहुत बुरे हैं, 1 साल हो गया और मैं तो ये ब्लड बाथ देख रहा हूँ। और वो ब्लड बाथ अब ये देखें कि उनको जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्डर था वो भी इन्होंने लागू किया था अप्रैल में, जिसको पाकिस्तान ने, उसके इमरान खान ने भी उसकी कहा था कि मजम्मत की थी। और उनके कि जी बाहर से जो लोग आकर, अब कश्मीर में जो 98% थी आबादी, मुसलमानों को की तादाद को कम करने के लिए वहां पर हिंदुओं को बसाने की जो कोशिश की है, मुझे 3000 के करीब उनको खानदानों को इजाजतनामे दिए हैं कि वो जमीन भी खरीद सकते हैं और गैर कश्मीरी वहां पे आ सकते हैं। लेकिन वो किस हद तक जाएंगे, 95% कर लेंगे, 80% कर लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमानों की वो खत्म नहीं कर सकते। जी काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, एक ये भी मसला है हमारे मुल्क में कि जो सहाफ़ी लोग हैं वो कुछ तो अगवा हो जाते हैं, कुछ कत्ल हो जाते हैं। रिसेंटली जो मतीन उल्ला जान जो है उनका एक केस सामने आया है, वो तो माशाल्लाह अब बरामद भी हो गए हैं और घर पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों जो हुकूमत है वो इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखें, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इसको एजेंसीज ने उठाया, ठीक है। उससे पहले भी केसेस होते रहे थे। सलीम एक शहजाद था लड़का, वो उसको टॉर्चर टू डेथ हुआ था। फिर हमद मीर कहता है कि मुझे गोलियां मारी हैं एजेंसी वालों ने। तो अब कहने का मकसद ये है कि एक तो पहले है कि 99% लोगों को 1923 सीक्रेट एक्ट का पता ही नहीं होता। हम जो है वो इधर, जिस तरह मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठा, हो सकता है मुझे चंद इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का पता हो, लेकिन मेरे ऊपर अपना सेल्फ चेक होता है कि यार कौन सी मैंने नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी है मेन स्ट्रीम मीडिया पर या कौन सी नहीं करनी, ये मेरे ऊपर अपना एक सेल्फ चेक होता है। लेकिन वो क्योंकि तरबियत नहीं है हमारे सहाफियों की, 1923 का सीक्रेट एक्ट का नहीं उनको पता होता। ये हमें चाहिए, हमारा जो पहले होते थे आसिफ गफूर साहब DGISPR होते थे, वो जर्नलिस्टों के साथ वो बड़े डिस्कशन, बड़ी कोऑर्डिनेटर बाबर साहब, हाँ जी, इतने एक्टिव नहीं है। तो मेरा एक ख्याल है कि अगर एजेंसीज ने किसी जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना है तो उसको बुलाया जाए। कोई डिफेंस कमेटी भी है हमारी, जो इंटेलिजेंस और डिफेंस कमेटी है, जिसमें सारे सर्विसेज, उनकी एक सब कमेटी बना दिया जाए और जिसके अंदर जो सहाफियों के नुमाइंदे भी बैठे हैं, आकर बताया जाए कि जनाब ये सहाफी साहब, उनको बुलाया जाए, इज्जत के साथ बुलाया, उनको कहे जनाबे वाला आप पर ये इल्जाम है, आपने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये बातें की हैं, तो क्या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चाहिए जाएगा कि उनको उठाया जाए, उन पर तो उनको, और पूरे मेन स्ट्रीम, आजकल तो 1 सेकंड में हर जगह तो कैमरे लगे हुए हैं बाथरूम के अलावा, तो बाकी हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो वो 1 मिनट में वो आ जाती है बात। तो अगर एजेंसीज को कोई इशू है, तो प्रॉब्लम है, तो उनको बुलाया जाए और एक सब कमेटी में, एजेंसी में उठा कर ना लाया जाए, उसको बुलाया जाए और वहां उनसे पूछ की जाए कि जनाबे वाला आप पर ये इल्जाम है। और आप देखें इंग्लैंड में या अमेरिका में या दूसरी जगहों पे जो स्पाइंग के केसेस होते हैं वो प्रूफ हो जाता है, फिर जाकर पकड़ा जाता है उनको, महज कोई बात करने से वो नहीं होती। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ISPR के साथ वो कोऑर्डिनेशन करें, उनके साथ जो उनके दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया करें, उनके सामने जाकर ये बातें किया करें, जो बातें वो बाहर करते हैं वो सामने किया करें उनके, ताकि उनके सामने उनको जवाब मिले, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जितने प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं उनमें चाहिए उनको मॉनिटर करके, अगर ISPR का जो DG है उसको वो कहे कि जनाबे वाला कि ये जो कल बात मेन स्ट्रीम मीडिया में की गई थी उसका जवाब ये। अब जिस तरह PIA का केस था, अब PIA के केस में हमने उसको उठाया था कि PIA का, आपको याद है कई साहब कि PIA के केस पर वो सब ने कहा था कि ये जनरल बाजवा साहब की पूरी फैमिली इसको खा गई है, जबकि हमने जब पिन पॉइंट किया था कि जनाब ये खातून जो है, जो वो उस नवाज शरीफ ने इसको पॉइंट किया था और इस्तीफा देकर चली गई है, और जो दूसरा जो है वो जनरल बाजवा खुद 60 साल का है और सबसे छोटा भाई है, तो सबसे छोटा भाई, उसके जो बड़े बहन भाई हैं वो किस तरह जाए, वो कोई इंग्लैंड में 2 जगहों पर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा हमारी जो ISPR को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और इसका जो सोल्यूशन है वो थ्रू पार्लियामेंट इसको किया जाए कि अगर कोई सहाफी या इस तरह की कोई बात करता है, अभी देखें अब उसको अगर उठाया गया, मारा गया, किसी को कुछ पता नहीं किस लिए उठाया गया तो किस लिए छोड़ा गया फिर, ठीक है ना। इसका मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा नेशनल, अब इसी तरह वो था नजम सेठी था, अब उस पर जब उठाया गया वो अमेरिकन सफीर आ गया था। तो आप पहले काम इस तरह का करें कि आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, अगर जब हाथ डालो तो फिर पक्का डालो, फिर आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए
ठीक है ना। अगर एविडेंस नहीं है तो दैट प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। जी कैसा इफ्तिखार भाई हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ दुबई से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जनाब जफर मिर्जा साहब हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि दुबई के हालात कैसे हैं कोरोना के हवाले से, और वहाँ जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके क्या हालात हैं। जी जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जफर भाई, आपको आवाज आ रही है? जावेद साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे तक तो आपकी आवाज पहुंच रही है, पता नहीं क्यों नहीं मेरी आपको पहुंच रही है। आप जरा दूसरा लगा ले कान में, शायद पहुंच जाए। चले ठीक है, देखें आप दोबारा आवाज मुझे नहीं आ रही है, दोबारा लिंक अप कर लें आप। इफ्तिखार भाई, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, चले ठीक है। जफर भाई, आप दोबारा जरा लिंक अप कर लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा आप लिंक अप कर लें। इफ्तिखार भाई, एक सवाल और है। जी जी बोलिए। ठीक है, मैं जफर भाई को कुछ कह रहा था कि आप उसको ऑन, जब आप दाखिल होते हैं ना मेन स्ट्रीम उसके अंदर ब्रॉडकास्ट में, तो उसमें एक वो आइकॉन बना होता है जिसको क्लिक करते हैं वो आवाज बंद हो जाती है उससे, तो वो उसको ओपन कर लें। जी बिल्कुल, आप ऐसे करें जफर भाई, आप दोबारा लिंक में जाएं और दोबारा कनेक्शन करें। आपसे भी हम बातचीत करेंगे, और वहाँ जितने आपके माइक हैं वो अलाउ करें तो शायद आपको मेरी आवाज पहुंचे। तो जी इफ्तिखार भाई, मैं ये भी कहना चाह रहा था कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो मैंने एक निशानदेही की थी अर्ली और ऑन, कि इमरान खान साहब क्या ये वाकई सोच रहे हैं कि वो असमियत जो है वो खत्म कर दें? देखें, ये अल्टीमेटली जो आखिरी जो होता है ना कि और तलवार टूट गई से पहले कि जनाब वो असेंबली डिसॉल्व कर ले, ये तो उसके पास इख्तियार है ना, तो फिर जो है वो उसको ये फिर सब लोगों ने पीटना है कि असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दिया। ये उसमें इमरान खान ये फिर सोचा जाएगा, फिर एकदम इलेक्शन शायद ना हो, फिर 1 साल 1.5 साल बाद कहीं इलेक्शन होगा जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर फिर अब देखें जनरल बाजवा साहब का भी अभी टेन्योर रहता है काफी, अब दूसरा टेन्योर अभी बाकी है उनका, तो अगर वो तहलील कर देते हैं तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है जिस तरह के हमें इतलात हैं, अगर जो इतलात की जो क्रेडिबिलिटी है वो अभी ए स्टेज की नहीं है, अभी वो क्योंकि इंटेलिजेंस टर्म में भी ABCD ग्रेडिंग होती है इंफॉर्मेशन की भी, तो उसमें भी हमें कोई इतनी कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन ये हमें सुनगुन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट इन लाइंस पर भी सोच रही है। पहले इन्होंने सोचा था, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया जब प्रोटेस्ट हुआ था सिंध की तरफ से कि ये आप मशरकी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या 1 यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें फिर अब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत तहलील अगर ये कर देता है, लेकिन अब देखना ये है कि वो जो 2 साल 2.5 साल में हम 1 रुपया इन लोगों से निकलवा नहीं सके, तो क्या जो नई जो एस्टेब्लिशमेंट आएगी या नई जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या ऐसे, क्योंकि इन मौजूदा लॉज के तहत ये नहीं निकल सकते, या तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए पैसे निकाले जा सकते हैं या इनको निचोड़ा जा सकता है, या वो वाला मोहम्मद बिन सुलेमान वाला जो केस है वो तरीकाकार वो अडॉप्ट किया जाए, तो वो अगर होता है वो फिर ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब होना तो ये चाहिए कि ये जो मौजूदा एहतसाब अदालत है, अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, और जिस तरह जो कहते हैं ना वो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट या 120 एहतसाब अदालतें बना लेती है और उसमें फौरी ये नौयत के जो केसेस अभी 1200 समथिंग जो मैंने केस कोर्ट किए हैं ये पेंडिंग है, रेफरेंसेस जो हैं, अब ये इतने 2-2 साल केस जब पेंडिंग रहते हैं तो वो 2-2 साल के बाद वो बरी हो जाते हैं, तो वो फिर अंदर से लीडर बन के ऐसे करके निकलते हैं वो, तो लिहाजा हमें ये देखना पड़ेगा कि जब तक एहतसाब, देखें जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, हजरत अली का कौल है ना कि जो कुफर की हुकूमत के साथ तो आप रह सकते हैं, लेकिन जो अगर इंसाफ नहीं है किसी हुकूमत के अंदर तो वो उसका एग्जिस्टेंस जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। तो लिहाजा कैसा मेरा तो ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये जरूर सोच रही है, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये नहीं हो सकता जिस तरह वो शहबाज शरीफ को कहता था कि मुझे किसी जर्नलिस्ट ने फोन किया कि आप तुम आ जाओ, तुम वजीर आजम जो है वो बन जाओगे और वो कबीना भी साथ लिस्ट बना के ले आना, तो वो मजाक कैसा था, अब मुझे लगता है वो फंस गया है।
इधर आके। जी काई साहब। चले ठीक है, इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत वक्त दिया आज। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम जफर सर, भाई, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।